वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा। मैं डॉक्टर अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई डॉक्टर अमित शर्मा में। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 सॉल्यूशन। तो आज मैं इसका वन शॉट रिव्यू और वन शॉट रिवीजन टाइप आपको देने जा रहा हूं और इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आप इसको थोड़ा थोड़ा स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से ज्यादा जब सब्सटेंस को आपस में मिक्स करके एक जैसा बना दिया है, होमोजीनियस, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो वो दो कंपोनेंट क्या होते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सॉल्यूट? द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी or small amount or which have less number of moles is called solute. And what is solvent? The component which is present in large quantity or large amount or which have large number of moles is called solvent. जैसा यदि हम वाटर के अंदर 100 ml वाटर के अंदर 1 टेबल स्पून नमक डिजोल्व करें तो जो नमक होगा दैट इज सॉल्यूट और जो वाटर होगा दैट इज सॉल्वेंट। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, उसे बोलते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन विच कंटेन्स ओनली वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो वैसे बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा तो बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। पर किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो बाइनरी नहीं होगा। बाइनरी में तो एक ही सॉल्यूट एक ही सॉल्वेंट होगा। पर लेकिन यदि क्वेश्चन आए कि सॉल्वेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, नहीं, सॉल्वेंट एक ही होगा सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितने तरह के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो सॉल्वेंट होता है उसकी 3 फिजिकल स्टेट हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस तरीके से सॉल्यूशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 solid solution, second liquid solution, third one gaseous solution. These all three solutions are present in solid state. ये solid state में ही exist करते हैं। तो बात करते हैं कि क्या होते हैं solid solutions। तो those solutions in which solvent is present in solid form are called solid solutions. तो these are further divided into 3 parts. अब क्या होता है कि solvent तो आपका solid है, पर लेकिन जो उसके अंदर सॉल्यूट हम डाल रहे हैं तो इट में बी सॉलिड, इट में बी लिक्विड और इट में बी गैस। तो सॉलिड सॉल्यूशंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉलिड सॉल्यूशन। तो नाम से वन बाय वन इंडिकेट कर लेते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो दोज सॉलिड सॉल्यूशंस इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट आर कॉल्ड सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मेटल एलॉयज। मेटल में क्या होता है? दो डिफरेंट मेटल को आपस में मिक्स करके एक नया मेटल बनाते हैं, जैसे ब्रॉन्ज, ब्रास, बेल मेटल, गन मेटल, कॉइन मेटल और कलर्ड ग्लास। तो ये दो सॉलिड सॉलिड, एक सॉलिड सॉल्यूट एक सॉलिड सॉल्वेंट, दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड बात करते हैं लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। तो दोज सॉल्यूशंस इन विच सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड आर कॉल्ड लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं पर थोड़े लचीले होते हैं लिक्विड होने की वजह से। तो फॉर एग्जांपल इनकी बात करते हो, जैम, जेली, चीज, बटर, सोडियम मरकरी अमलगम आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशंस। क्योंकि जब आप किसी मेटल को मरकरी के अंदर डाल देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो थोड़ी सॉलिड थोड़ी लिक्विड, दैट इज कॉल्ड अमलगम्स। तो अमलगम किसके एग्जांपल है? लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशंस के। आगे बात करते हैं तीसरा, गैस सॉलिड सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन in which solute is gas and solvent is solid are called gas solid solution। यानी कि ये भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे पर सॉलिड के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या होगी? गैस होगी। तो जैसे प्यूमाइस स्टोन होता है, झावा पत्थर जिसे बोलते हैं, यानी कि जिसके जो लाइट वेटेड पत्थर होता है, जिसको हम आपकी हील्स वगैरह को रब करने में यूज करते हैं, बहुत लाइट होता है, पानी के ऊपर तैर जाता है, तो उसे बोलते हैं हम प्यूमाइस स्टोन। हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब एट प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ऑन निकेल, तो वो भी किसका एग्जांपल है? गैस सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। यानी कि ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होता है। तो दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन
liquid form are called liquid solutions. These are further divided into three parts. इनको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और गैस लिक्विड सॉल्यूशन. ये तीनों ही लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो सबसे पहले की बात करते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. वास्तव में यूजुअली बचपन से हम जिन सॉल्यूशन को पढ़ते हैं वो यही वाले होते हैं. तो सॉलिड को डिसॉल्व कर देते हैं लिक्विड के अंदर. तो यस, दो सॉल्यूशन इन विच solute is solid and solvent is liquid are called solid liquid solutions. For example, salt solution, sugar solution, ग्लूकोज सॉल्यूशन. यानी कि सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, शुगर को कर दिया, ग्लूकोज को कर दिया, तो कौन सा बन जाएगा? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. दूसरी बात करते हैं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. तो ये लिक्विड लिक्विड में दोनों ही लिक्विड होंगे, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी. तो दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस. फॉर एग्जाम्पल वाइन. वाइन के अंदर इथाइल अल्कोहल और वाटर मिक्स होता है. मिल्क, मिल्क के अंदर पानी ऑलरेडी मिक्स होता है. बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस. तीसरी बात करते हैं गैस लिक्विड सॉल्यूशन. अभी गैस लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनमें सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा पर सॉल्यूट क्या होगी? गैस. यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे पर उसके अंदर गैस हो. तो दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज लिक्विड आर कॉल्ड गैस लिक्विड सॉल्यूशंस. आगे बात करते हैं इसके एग्जांपल. सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर आर द एग्जांपल ऑफ गैस लिक्विड सॉल्यूशंस. अब तीसरे सॉल्यूशन की बात करें तो गैसेस सॉल्यूशन. ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनके अंदर सॉल्वेंट हमेशा गैस होता है. तो दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन गैस फॉर्म आर कॉल्ड गैसेस सॉल्यूशंस. दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. अब सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस. तो इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन और गैस गैस सॉल्यूशन. तो वन बाय वन बात करते हैं. सबसे पहला सॉलिड गैस सॉल्यूशन. दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज गैस आर कॉल्ड सॉलिड गैस सॉल्यूशन. यानी कि गैस ज्यादा होगी और सॉलिड उसके अंदर थोड़ा सा होगा, तो उन्हें बोलते हैं सॉलिड गैस सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल स्मोक, डस्ट इन एयर. स्मोक में क्या होता है? कार्बन पार्टिकल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन पार्टिकल, तो उसे बोलते हैं स्मोक. डस्ट इन एयर, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल, तो दीज आर कॉल्ड सॉलिड गैस सॉल्यूशन. आगे बात करते हैं हम लिक्विड गैस सॉल्यूशन. तो दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज गैस आर कॉल्ड लिक्विड गैस सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल फॉग, मॉइस्चर इन एयर. एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम. और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो डीओ परफ्यूम्स आपके होते हैं, क्योंकि वो मोस्टली क्या होता है? गैस होती है, उसके अंदर थोड़ा सा हम एसेंस यानी कि फ्लेवर डाल देते हैं, कोई सी एसेंस डालते हैं, एसेंशियल ऑयल, जो उड़ के उसमें से स्मेल देता है. तो डीओ भी इसी कैटेगरी में आता है लिक्विड गैस सॉल्यूशन में. थर्ड वन बात करते हैं गैस गैस सॉल्यूशंस. तो दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट इन गैसेस स्टेट आर कॉल्ड गैस गैस सॉल्यूशन. अब कई बार क्वेश्चन आता है एरोसॉल. तो एरोसॉल भी क्या होते हैं बेटा? गैस सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है गैस के अंदर. तो दीज आर कॉल्ड एरोसॉल्स भी आल्सो. तो फॉर एग्जांपल एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. आगे बात करते हैं हम क्वांटिटेटिवली सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड. तो ये तो पहला जो क्लासिफिकेशन करेगा हमने करा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, और फिर उसमें सॉल्यूट की भी स्टेट डाल के टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन आ दिए. पर जब हम क्वालिटेटिव की बात करें तो क्वालिटेटिवली का मतलब होता है कितनी कंसंट्रेशन है, यानी कि कोई डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसके बिहाफ पे हम क्लासिफाई करते हैं. तो पहला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन. ए सॉल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एज कंपेयर्ड विद द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. ये तो हमेशा श्योर है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होगा, सॉल्यूट कम में होगा. यानी कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, पर उनमें कितना डिफरेंस है? यदि ज्यादा डिफरेंस है तो सॉल्यूशन को बोलते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन. इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर वेरी वेरी लेस देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशंस. एंड व्हाट आर द कॉल्ड? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ए सॉल्यूशन कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन. यानी कि डाइल्यूट की रेस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा हो, यानी कि वेरिएशन कम हो. ज्यादा तो किसके होंगे? सॉल्वेंट के, पर लेकिन थोड़े से ज्यादा हो, स्लाइटली. तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिस सॉल्यूशन के अंदर हम मोर क्वांटिटी सॉल्वेंट की सॉल्यूट की ऐड कर सकें एट द गिवन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व
at a given temperature is called as an unsaturated solution. अब क्या करते हैं, एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहले सैचुरेटेड की बात कर लें, यानी कि टेम्परेचर को फिक्स करने के बाद जिस सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट को ऐड ना करा जा सके, तो दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि हमने बहुत ज्यादा मिलाते चले गए, टेम्परेचर गर्म कर चले गए, टेम्परेचर बढ़ाओगे और सॉल्यूट डिसॉल्व होगा. एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब उसके अंदर और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता, चाहे आप कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लें. तो ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन दैट रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यदि इसमें आप ऐड करने की कोशिश करेंगे तो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एंड एडिंग मोर एंड मोर सॉल्यूट. अब बात करते हैं हम क्वांटिटेटिवली. क्वांटिटेटिवली सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. कितना कॉन्सेंट्रेट है, कॉन्सेंट्रेट की बात आई, कितना कॉन्सेंट्रेट. अभी कितना का मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे. यदि हमारे पास 4 बीकर हैं, उनके अंदर 100 ml वाटर लिया हुआ है, एक के अंदर मैंने 2 ड्रॉप इंक डाली, एक के अंदर 4 ड्रॉप डाली, एक के अंदर 10 ड्रॉप ब्लू इंक डाली और एक के अंदर 20 ड्रॉप डाली, सबके अंदर ब्लू इंक डाली है, तो बताओ कलर कैसा आएगा. तो आप जानते हैं कि सर जिसमें 2 बूंद डाली है वो लाइट ब्लू होगा, 4 बूंद वाला और डार्क होगा, 10 बूंद वाला और डार्क होगा, और सबसे ज्यादा डार्क 20 वाला. यानी कि जिस कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा किसकी है, 20 वाले की. पर लेकिन कितनी कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाउ मच की जहां आंसर आए, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन. अब क्वांटिटेटिवली कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करेंगे. तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. क्योंकि सॉल्वेंट की अमाउंट फिक्स है और हम किसकी अमाउंट ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट, उसको चेंज कर रहे हैं. तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन given amount of solvent at particular temperature and pressure is called concentration of solution. and concentration को हम 9 तरीके से मेजर कर सकते हैं. concentration of solution can be measured in 9 different terms. इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको मालूम होगा. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले होती है मास परसेंटेज, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W by W. दूसरी होती है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं V by V, V वर्सेस V. तीसरी होती है मास वॉल्यूम परसेंट, W वर्सेस V. चौथी होती है स्ट्रेंथ, जिसे हम एस रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट होती है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन. एक होती है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पर आपके में मिलियन ही है तो ये रोक देते हैं. एक होती है नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन. एक होती है मोलिटी, कैपिटल एम. एक होती है मोलिटी, स्मॉल एम. एक होती है मोल फ्रैक्शन, काई, जिसे हम एक्स नहीं काई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अब एक चीज होती है फॉर्मेलिटी, फॉर्मूला मास को डिसॉल्व करने के लिए. पर लेकिन आपके कोर्स में 9 है तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मास परसेंटेज. मास का मतलब होता है कितना मास सॉल्यूट का डिसॉल्व करा गया है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर. सॉल्यूशन का पूरा वेट 100 ग्राम, तो 100 ग्राम के अंदर सॉल्यूशन के कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करा है ग्राम में, उसी को बोलते हैं मास परसेंट. तो द मास ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. इट इज डिनोटेड बाय W वर्सेस W. और इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंट निकाले तो मल्टीप्लाई बाय 100. पर ये मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. आगे बढ़ते हैं. मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. रिवर्स करके कर दिया. अब टोटल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. यदि बाइनरी सॉल्यूशन है तो हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन और होता है, क्योंकि टोटल परसेंट 100 होती है. तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम. आगे बात करते हैं सेकंड वन इज द वॉल्यूम परसेंटेज. अभी तक हमने मास लिया था दोनों चीजों का, सॉल्यूशन का भी, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का भी. अब क्या लेंगे, दोनों की वॉल्यूम लेंगे. अब जब वॉल्यूम लेंगे दोनों की वॉल्यूम लेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसकी डेफिनेशन बनेगी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि कितनी वॉल्यूम सॉल्यूट की 100 ml सॉल्यूशन में, तो लिक्विड सॉल्यूशन की बात भी हो सकती है. तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन 100 ml of solution is called volume percentage. It is denoted by or represented by V versus V,
एंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। और अपोजिट निकालना चाहोगे तो अपोजिट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए फिर वही कंसेप्ट लग जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 माइनस वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। क्लियर बेटा। आगे बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज मास वॉल्यूम परसेंट। अब सॉल्यूट का तो मास लेंगे और सॉल्यूशन का क्या लेंगे, वॉल्यूम। तो ध्यान रखना यहां पे, यहां सॉल्यूट का क्या होगा, मास, और सॉल्वेंट का क्या होगा, वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो द मास ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। यहां पे कभी भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 100 ml सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे तो कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, सॉल्यूशन का मास 100 ही रहने वाला है। तो वास्तव में ये जो ml है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय W वर्सेस V। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज और ओनली परसेंटेज दैट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां पे इसको ओपन ही नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे वॉल्यूम केवल किसका होगा, सॉल्यूशन का, वही सॉल्वेंट का वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी यही है जो अभी अब पढ़ा है ना आपको, मास ओवर वॉल्यूम। वहां पे क्या था कि हमने जो ग्राम लिए थे या मिलीग्राम लिए थे वो ml में डिसॉल्व किए थे 100 ml सॉल्यूशन में। यहां कितने के अंदर करेंगे, 1 लीटर के अंदर। तो द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम दैट कैन बी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहां 100 ml में तो या 1 लीटर में, 1 लीटर इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाई एस। तो इट इज मेजर्ड इन ग्राम पर लीटर। पहले वाला जो हमने मास वॉल्यूम परसेंट किया था वो क्या था, ग्राम पर 100 ml, और ये क्या है, ग्राम पर लीटर। इसका मतलब यदि मैं मास परसेंटेज में, मास वॉल्यूम परसेंटेज में 10 की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेंथ में। या स्ट्रेंथ को 10 से डिवाइड कर दूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज में। तो ऐसे भी ध्यान रखना। तो स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जिसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे एस इक्वल टू W ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यदि लीटर की जगह ये ml में दिया है तो इसको मैं लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करूंगा, वो 1000 ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो V ml डिवाइडेड बाई 1000, वो 1000 पहुंच गए ऊपर। तो हमारा फॉर्मूला बन गया S इक्वल टू W ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। तो आंसर हमारा किस में आएगा, ग्राम पर लीटर में। तो इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर होती है। आगे बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये वॉल्यूम भी हो सकता है, ये मास भी हो सकता है, तो इसलिए हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6 पार्ट्स। तो द पार्ट, मास और वॉल्यूम, द पार्ट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन 10 to the power 6 parts of the solution is called ppm. It is denoted by ppm, and parts per million equal to parts of solute divided by parts of solution into 10 to the power 6। इस तरीके से हम कर लेते हैं। आगे पढ़ते हैं नॉर्मेलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, आपने लैब में देखा हो 0.1n, 1/10n या 100n, 5n। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी तक हम बार बार मास की बात कर रहे थे, वॉल्यूम की बात कर रहे थे, मास बाई वॉल्यूम की बात कर रहे थे। इस बार मास की जगह लेंगे हम ग्राम इक्विवेलेंट। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आप ये कहोगे सर ग्राम तो समझ में आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो इनको सिखाऊंगा अभी निकालना। तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाई n, एंड नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं NEQ। EQ का मतलब इक्विवेलेंट, N का मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर VL। तो अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास। अब क्या होगा सर, एटॉमिक मास सुना है, मोलर मास सुना है, ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोलर मास को डिवाइड कर देते हैं वैलेंसी फैक्टर से। तो इक्विवेलेंट मास E इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या बन जाएगा, W
डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यदि वॉल्यूम ml में दी हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू W इन ग्राम डिवाइड बाई E इक्विवेलेंट वेट इनटू V इन लीटर, और V ml में तो ऊपर मल्टीप्लाई बाई 1000 हम कर देंगे। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या थी, अभी आपको थोड़ी देर पहले पता था W ग्राम डिवाइड बाई V लीटर या W ग्राम डिवाइड बाई V ml इंटू 1000। तो जरा इस वाले पार्ट को इस वाले से कंपेयर करो, W ओवर V इंटू 1000 तो किसके बराबर है ये S। तो इसका मतलब हमारे पास जो नॉर्मेलिटी आएगी वो किसके बराबर होगी, स्ट्रेंथ डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। यदि हम स्ट्रेंथ को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दे तो क्या निकल आएगा हमारे पास, नॉर्मेलिटी, या नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर दे इक्विवेलेंट मास से तो क्या बन जाएगी वो स्ट्रेंथ। तो आपस में ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन भी एक होती है N1V1 इक्वल टू N2V2, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम फॉर ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना, तो N1V1 इक्वल टू N2V2 इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ऐसी बात करते हैं मोलिटी। अभी नॉर्मेलिटी मैंने बात की नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहां हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अंतर देखो क्या हो गया, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M और इसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। तो मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज N डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दैट इज VL। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास डिवाइड बाई मोलर मास। किसी भी सॉल्यूट के मास को, गिवन मास को यदि हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं। तो फॉर्मूले में प्लेस कर देते हैं, तो मोलेट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये वॉल्यूम यदि आपको मिलीलीटर में दिया होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा W ओवर mW इंटू V इन ml मल्टीप्लाई बाई 1000। जैसा कि ये अभी आपने देखा किसके बराबर होता है, स्ट्रेंथ के बराबर। तो फॉर्मूला बन गया मोलेट इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। यदि हम स्ट्रेंथ को मोलर मास से डिवाइड कर दें किसी भी सॉल्यूट के तो उसकी क्या निकल आती है, मोलिटी, या मोलिटी में मोलर मास की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल आती है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो ध्यान रखने वाली बात है, इससे भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक मोलिटी इक्वेशन होती है M1V1 इक्वल टू M2V2। तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं बेटा, किसके बीच में, नॉर्मेलिटी और मोलिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलिटी का जो रिलेशन होगा वो क्या होता है, N1 N इंटू E इक्वल टू M इंटू MW। नॉर्मेलिटी इंटू इक्वेलेंट वेट इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब बात करते हैं मोलरिटी क्या है। मोलरिटी स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, यहां पे 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m और इसकी यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम, मोल kg इनवर्स। अब एक बात बताते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा इन सब में से कंसंट्रेशन, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में सबसे बेस्ट कौन सी होती है और क्यों। तो मोलरिटी इज ऑलवेज बेटर देन मोलरिटी बिकॉज नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी बोथ आर डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम which can be changed by temperature, but molality is not dependent on volume, so it cannot be changed by temperature। तो मोलरिटी सबसे बेस्ट होती है क्योंकि ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। क्लियर, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और या फॉर्मूला डालते हैं नंबर ऑफ मोल्स का, W बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब यदि मास किलोग्राम की जगह ग्राम में तो 1000 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे। यहां पे एक फॉर्मूला और ड्राइव हो जाता है बेटा, यदि मैं दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, इधर भी V से डिवाइड कर दूं, इधर भी V से डिवाइड कर दूं, तो ये W ओवर V क्या हो जाती है, डेंसिटी। तो वो डेंसिटी टर्म में आ जाता है। तो उस तरीके से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ आगे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन, जो 9वीं टर्म है हमारी। ये मोल फ्रैक्शन क्या होती है, जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो उसके अंदर एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं हम, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इट इज डिनोटेड बाय काई। तो काई सॉल्यूट क्या होगा, तो यदि मैं सॉल्यूट को A मान लेता हूं, सॉल्वेंट को B, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज काई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
दैट इज Na डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरा फॉर्मूला बन गया काई ए इक्वल टू Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। अब ऐसे में काई भी निकाल सकता हूं, तो काई भी क्या होगा, Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb। अब यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला रहे, वो कहेगा काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 या काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1। तो दूसरे का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से माइनस, तो काई इक्वल टू 1 माइनस काई बी। आगे बात करते हैं। अब इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। वास्तव में सॉल्युबिलिटी वही टर्म है जो आपको कंसंट्रेशन पढ़ाई है, पर लेकिन सॉल्युबिलिटी जो हम पढ़ने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट that can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature and pressure is called solubility of solution। तो यहां बात करेंगे हम सबसे पहले solubility of solid in liquid solution, फिर बात करेंगे solubility of gas in liquid solution, फिर बात करेंगे solubility of liquid in liquid solution। तो बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो solubility of solid in liquid है, तो solid solute है और liquid solvent है, तो क्या होगा, the maximum amount of a solid solute that can be dissolved in a given amount of liquid solvent at a given temperature is called solubility of solid in liquid solution। तो इक्वेशन की फॉर्म में दिखाता हूं, सॉलिड सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट इट फॉर्म्स सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। पर यहां पे प्लस माइनस हीट का मतलब है, या तो ये जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, जब एक सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो दैट प्रोसेस कॉल्ड डिसोल्यूशन। दैट डिसोल्यूशन मे बी एंडोथर्मिक और मे बी एक्सोथर्मिक। तो इस पे हम बात करेंगे फैक्टर्स की, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो पहला फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसा कि आप जानते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि अपने जैसे को सब पसंद करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, वाइल नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाली यहां पे बात है। दूसरा देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी। यदि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और हीट रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डिसोल्यूशन दो तरह का हो सकता है। व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट इट स्टार्ट टू डिसॉल्व, this process called dissolution। The solubility of a solid in liquid solution dissolution may be endothermic or may be exothermic in nature। If dissolution process of solid in liquid solution is endothermic in nature, then solubility of solid in liquid solution increases with increase in temperature। जैसा जब आप चीनी को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब जैसे ही आप पानी को गर्म करना चालू करोगे तो चीनी आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी। आप जानते हैं ठंडे पानी में चीनी डिसॉल्व नहीं होती, पर गर्म पानी में आसानी से। तो द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आप हीट करोगे तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। अदरवाइज इफ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, यदि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने पर हीट खुद निकल रही है तो उसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो सॉल्युबिलिटी रेसिप्रोकल हो जाएगी टेम्परेचर की। इट मींस द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि वहां से तो टेम्परेचर खुद निकलना और टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है ये। तीसरा देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो कई बार 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके में आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल नेचर, सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो क्या कहेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर on the solubility of solid in liquid solution because solid and liquid both are highly incompressible in nature। आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक है solubility of gas in liquid solution। अब गैस को डिसॉल्व करेंगे, और जब गैस को डिसॉल्व करेंगे तो कंटेनर कैसा होगा, क्लोज कंटेनर, क्योंकि नहीं तो गैस उड़ जाएगी। अब गैस धीरे धीरे किसके अंदर जाएगी, सॉल्यूशन के अंदर, और वापस भी आएगी, तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। हमेशा क्लोज कंटेनर में करेंगे। अब इसके ऊपर क्या होगा, तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस
solute that can be dissolved in a given amount of liquid solvent at a given temperature and pressure is called solubility of gas in liquid solution. क्योंकि गैस की solubility टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करती है, इसलिए हम दोनों फैक्टर लेके चलेंगे. बात करते हैं क्वेश्चन में. गैस सॉल्यूट डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट, इट प्रोड्यूस गैस लिक्विड सॉल्यूशन एंड प्लस हीट, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर. क्योंकि जब भी आप गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन बना रहे हो तो गैस की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए वो एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्योंकि वहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड बनना है, क्योंकि गैस क्या हो रही है, उसके अंदर ट्रैप हो रही है, तो बॉन्ड बनना है, जिसकी बॉन्ड का मतलब लाइट अट्रैक्शन आ रहा है, तो गैस की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, इसलिए वो हीट को क्या करेगा, लिबरेट करेगा, तो एक्सोथर्मिक होती है हमेशा. तो यहां पे हम कुछ इफेक्ट भी जानेंगे. तो फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ, देखो यहां थोड़ा सा गलती से सॉलिड आ गया, आप इसे करेक्ट कर लेना, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये आप करेक्ट कर लेंगे. तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर भी देता हूं यहां पे. यस, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं यहां से. यहां सॉलिड नहीं आएगा, यहां आएगा आपका गैस. तो मैं लिख देता हूं द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. ओके, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे. फिर तो ये सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर असर करेंगे. तो सबसे पहले होता है द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस. अब ये जो गैस होती है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम हो, या वो गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो. जिन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो उतनी ही आसानी से क्या हो जाती है, लिक्विफाई. तो the gases which have high critical temperature are easily liquefiable, so easily soluble in water, while the gases which have low critical temperature are not easily liquefiable, so low soluble in water. अभी ये बच्चे पूछते हैं सर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है. 11th क्लास में आपको थर्मोडायनेमिक चैप्टर बताया था कि जब हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है. पर यदि हम उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचे तो कितना ही प्रेशर हम अप्लाई कर ले, गैस लिक्विफाई नहीं होगी. तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है, उसे क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं. तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का जितना ज्यादा हाई होगा वो उतनी आसानी से सॉल्युबल होगी, और क्रिटिकल टेम्परेचर लो होगा तो वो उतनी ही ज्यादा इनसॉल्युबल होगी वाटर के अंदर, या लो सॉल्युबल होगी. आगे बात करते हैं दूसरा फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. जैसा कि अभी आपको बताया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. तो हमेशा अपोजिट होगा, क्योंकि जब आप गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस तो भागेगी. आप जानते हो, यदि मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो आती है उसको गर्म करना चालू कर तो गैस उसके अंदर से फुल हो जाएगी. तो इसका मतलब द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड सॉल्यूशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर. तो इसको बताना होगा. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. अब जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है गैस का लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम एक लॉ से पढ़ते हैं. दैट लॉ इज कॉल्ड हेनरी लॉ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आती है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है. तो ध्यान से समझेंगे. द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन गिवन बाय हेनरी. अब ये हेनरी लॉ क्या स्टेट करता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन. अब ये क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस दैट इज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन के अंदर जो उसका मोल फ्रैक्शन है दैट इज काई सॉल्यूट की बात करें हम, तो यदि सॉल्यूट को हम ए कह रहे हैं तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए. तो इसको रिप्रेजेंट करके भी दिखा देता हूं. तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए. अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो दैट इज एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम के एच. इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट. तो पी ए इक्वल टू के एच काई ए. ये आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन को एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी से हम सॉल्व कर सकते हैं. तो एप्लीकेशन क्या होती है, सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ आर एज फॉलोज. नंबर 1, पैकेजिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर. जो सोडा वाटर होता है या सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, उनकी बॉटल को हमेशा हम हाई प्रेशर पर पैक करते हैं, और वो प्रेशर लगभग 2.5 एटीएम होता है. बताओ क्यों, क्योंकि द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीजेस इन वाटर एट हाई प्रेशर. क्योंकि सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के.
प्रेशर जितना ज्यादा सॉलिबिलिटी उतनी ज्यादा गैस की लिक्विड के अंदर। तो बोटल्स ऑफ सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर ऑफ 2.5 atm टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। अब जैसे ही आप कैप ओपन करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज होने पर सॉलिबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की डिक्रीज हो जाएगी और वो बबल्स की फॉर्म में बाहर जाती है, इसलिए वो फिज आउट करती है। As the solubility of carbon dioxide in water increase with increase in pressure. As we open the cap of soda water, the pressure decrease and the solubility of CO2 in water also decrease and it comes out in the form of bubbles. दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं स्कूबा डाइविंग। जो गहरे पानी के अंदर गोताखोर होते हैं तो उनको वहां पे सिलेंडर की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। अब वो सिलेंडर हीलियम कंप्रेस्ड ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं, एयर कंप्रेस्ड ऑक्सीजन सिलेंडर यूज नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, क्या प्रॉब्लम आती है, तो इसकी वजह आप जानते हैं। हेनरी लॉ स्टेट दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन प्रेशर। Therefore, when a scuba diver dives into the deep sea, the increased sea pressure causes the nitrogen present in air. यदि वो एयर कंप्रेस्ड ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करेंगे तो एयर के अंदर दो गैस होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो और नाइट्रोजन दोनों ही किसके अंदर डिजोल्व हो जाएंगी, ब्लड के अंदर। तो ऑक्सीजन तो यूज हो जाएगी पर नाइट्रोजन कहां रह जाएगी, ब्लड के अंदर, क्योंकि जब तक वो अंदर डीप सी है तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। एज ए रिजल्ट व्हेन ही कम्स बैक टू द सरफेस द सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन अगेन डिक्रीज एंड द डिजॉल्व गैस इज रिलीज्ड एंड it comes out in the form of bubble in blood stream, so leading to the formation of nitrogen bubbles in the blood. These results the blockage of capillaries and leads to a medical condition known as bands, which are painful and dangerous to scuba divers life. इसलिए क्या यूज करते हैं, hence the oxygen tanks used by scuba divers are filled with air and diluted with helium to avoid bands. तो हीलियम कंप्रेस्ड ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ एयर कंप्रेस्ड ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि हीलियम इज एन इनर्ट गैस एंड इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन ब्लड इवन एट हाई प्रेशर। क्योंकि हीलियम जो है वो इनर्ट होती है और हाई प्रेशर पर भी ये ब्लड में इनसॉल्युबल होती है। तीसरे एप्लीकेशन की बात करेंगे हम, पीपल एट हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन क्लाइंबर्स यूज एयर कंप्रेस्ड ऑक्सीजन सिलेंडर। यदि वो नहीं करते तो उन्हें अनथिंकिंग यानी कि अनक्लियर विजन होता है, नोजिया और वॉमिटिंग आती है। तो उसकी वजह क्या होती है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लो इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ क्लाइंबर्स ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। इसकी वजह क्या होती है कि जैसे जैसे पीपल हाई एल्टीट्यूड पर जा रहा है प्रेशर कम हो जा रहा है एंड द सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज है तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन की। तो इसलिए क्या होगा, उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से नोजिया वोमिटिंग ऐसी चीज आएंगी। So this is because at high altitude the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level. So the solubility of oxygen in blood at high altitude is low. और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, लो ब्लड ऑक्सीजन causes climbers to become weak and prevents them from thinking clearly. These are symptoms of nausea. ठीक है बेटा, नॉक्सिया के सिम्टम्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो बात हमें करनी है कि सर आपने अभी सॉलिबिलिटी की बात कर रहे थे, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ाया, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ाया। अब सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक समझाऊंगा वेपर प्रेशर, क्योंकि दोनों ही लिक्विड है तो वेपर की बात आएंगी, लिक्विड किसमें कन्वर्ट होते हैं, वेपर्स में। तो यहां हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे। तो ये वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड बाई इट्स वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी नोड से। किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को प्योर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नोड। और यदि लिक्विड ए है तो पी नोड ए, लिक्विड बी है तो पी नोड बी। तो इस तरीके से आप देखो यहां पे एक बीकर हमने लिया है और बीकर के अंदर एक ब्लू कलर का लिक्विड भरा हुआ है, दैट इज इट मे बी वाटर। कुछ टाइम बाद जब इसको ढक दिया है तो कुछ इसकी वेपर्स बनेंगी और ये यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगी सरफेस पर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो देखो डेफिनेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय इट्स वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड इज बाय पी नोड। अब बात करते हैं हम आगे, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो वास्तव में हम सॉलिबिलिटी की बात ना करके किसकी करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। दोनों के दोनों लिक्विड सॉल्यूशन वोलेटाइल है, यानी कि दे कैन बी कन्वर्टेड टू वेपर्स। वोलेटाइल का मतलब वो वेपर्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो यहां पे राउल्ट्स लॉ अप्लाई हो जाता है। लेट अस कंसीडर ए सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी. Let the vapor pressure of pure liquid A is P naught A
and the vapor pressure of pure liquid B is P naught B. Let the mole fraction of liquid A in solution is chi A and the partial pressure of liquid A is Pa. Similarly, let the mole fraction of liquid B in solution is chi B and the partial pressure of liquid B is Pb. क्योंकि जब मैंने दोनों लिक्विड को आपस में मिला दिया तो वहां पर प्रेशर जो बनना है वो दोनों का बनना है, दोनों की वेपर्स प्रेशर लगा रही है. अब उसे प्योर नहीं बोलेंगे, दोनों की को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. दोनों को मिला दोगे टोटल प्रेशर. तो यहीं से हम करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पार्शियल प्रेशर को पीए इज इक्वल टू प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन. तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए का ए. हाँ, यदि हेनरी लॉ को देखो तो यहां क्या था के एच और यहां पे क्या है पी नोट ए. बाकी सिमिलर है. तो आगे बढ़ते हैं. इसी को यदि मैं पीबी के लिए देखूं तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नोट बी का बी. अब टोटल प्रेशर क्या होगा अकॉर्डिंग टू डाल सकते. तो देखो यहां पे सपोज ये लिक्विड ए था तो ये वेपर प्रेशर किसका है पी नोट ए. ये लिक्विड बी था यहां पे पी नोट बी. अब इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बन गया तो दोनों की वेपर्स आ गई. तो अब इसका जो प्रेशर होगा दैट इज लिक्विड ए का पी नोट ए और बी का होगा पी नोट बी. पी ए पी बी दैट्स कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर. जब तक ये प्योर है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी. और जब इन्होंने सॉल्यूशन मिलाया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. आगे बात करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. पी इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी. अब इनमें से हम जानते हैं काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी. तो इस काई ए की वैल्यू को यहां पुट कर दो. ठीक है, यहां पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए और काई ए की जगह क्या रख दिया 1 माइनस काई बी प्लस पी नोट बी काई बी. अब बेटा एक बात देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आ जाएगा पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए काई बी प्लस पी नोट बी काई बी. अब इन दोनों टर्म के अंदर काई बी कॉमन आ जाएगा तो जरा सॉल्व कर लो क्या आ जाता है. तो पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू काई बी. या अल्टरनेट ऑप्शन यदि मैं काई बी की जगह फॉर्मूला रखता तो मेरे पास दूसरा आंसर आता पी टोटल इक्वल टू पी नोट ए इंटू काई ए प्लस पी नोट बी 1 माइनस काई ए. क्लियर? तो इसको रखा तो इससे फॉर्मूला, क्योंकि मैंने काई बी की जगह वैल्यू पुट कर दिया 1 माइनस काई ए. अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी. मल्टीप्लाई करने के बाद काई ए को कॉमन ले लिया तो पी टोटल इक्वल टू पी नोट बी प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट बी काई ए. इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद रखना. कोई सा भी फॉर्मूला लगा के कोई से एक को भी याद कर लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा वो. क्लियर बेटा? तो इससे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. न्यूमेरिकल आता है. अब इसको डायग्रामेटिकली क्या समझते हैं. सपोज मेरे पास एक ब्लू कलर का है लिक्विड ए और रेड कलर का है लिक्विड बी. लिक्विड ए का जो प्योर वेपर प्रेशर था दैट इज पी नोट ए और लिक्विड बी जब प्योर था तो इसका वेपर प्रेशर था पी नोट बी. हाँ, ये लेट कर लेते हैं. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इज स्लाइटली ग्रेटर देन पी नोट ए. ये मान के चलते हैं. अब जैसे ही इन दोनों का मैंने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाने से पहले जब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो यहां पर केवल किसके मोल होंगे? ए के. बी का 0 होगा. यहां पे टोटल किसके होंगे? बी के. ए का 0 होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ काई ए इक्वल टू 1, काई बी इक्वल टू 0. पर इस जगह पे क्या होगा? काई इक्वल टू 0, काई बी इक्वल टू 1. पर जैसे ही मैं मिक्सचर बना रहा हूं तो यहां से लेके यहां तक का प्रेशर क्या हो जाएगा? पी टोटल. और पी टोटल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. अब ये पार्शियल प्रेशर क्या होगा? इस वाले पॉइंट से लाइन खींच दो तो P इक्वल टू पी नोट ए काई ए और P भी इक्वल टू पी नोट बी काई बी. क्लियर? तो इस तरीके से इसका डायग्राम बन जाता है. तो यहां पे हमने पढ़ा पार्शियल राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड वोलेटाइल सॉल्यूशन. तो यहां लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए लगता है तो ध्यान रखना है. यदि आता है कि राउल्ट्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये वाला लगाना है. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. अब इसका फायदा हमें कहां मिलने वाला है? लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज. क्योंकि देखो यदि अब मैं डायग्राम आपको एक बार बैक करके दिखाऊं तो थोड़ा सा बैक कर लेता हूं मैं इसे. वेट ए मिनट. अब बैक करा तो यहां पे देखो मोल फ्रैक्शन यहां तो है ही. तो यहां तो काई ए काई बी मैंने कह दिया.
पर यहां भी तो मोल फ्रैक्शन बनना है गैस में, इसको बोलते हैं YA और YB। क्लियर बेटा, YA और YB। तो वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड YA एंड YB। तो YA और YB इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो PA इक्वल टू YA P टोटल, सिमिलरली PB इक्वल टू YB P टोटल। तो इससे भी हम फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं। अब हम पार्ट पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और राउट्स लॉ असली ये वाला है। यदि कई बार केवल क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय राउट्स लॉ, तो वो नॉन वॉलेटाइल के लिए पूछता है, और यदि आता है राउट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड तो वो पहला वाला आता है। केवल राउट्स लॉ आता है तो आप ये वाला देंगे, ठीक है बेटा, राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू ए लिक्विड सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। अब कई बार क्वेश्चन आता है क्यों डिक्रीज होता है, तो इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं डायग्राम से। इट इज बिकॉज द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस डिक्रीज and as a result the number of solvent molecule escaping from the surface decrease, which result decrease in vapor pressure. So the vapor pressure of solution containing non volatile solid is decrease। और इस डिक्रीज को क्या करते हैं हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कैसे बात करेंगे, लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट इज P नोट A, let the vapor pressure of solution containing volatile solute is PA, the let mole fraction of non-volatile solute is chi b, then the lowering in vapor pressure del P equal to P नोट A minus PA। अब ये P नोट A क्या था, P नोट A इज द, या इसे केवल P नोट भी कह सकते हो आप, और P इज द सॉल्यूशन के लिए बोल सकते हो। P नोट A इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एंड P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूट। क्योंकि ये कम हुआ है तो इस डिक्रीज को क्या बोलते हैं हम, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब यदि मैं इस लोअरिंग को डिवाइड कर दूं विद रेस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट तो इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अब पहले इसको समझो कैसे लो हुआ। जब ये प्योर सॉल्वेंट था तो यहां पे वेपर प्रेशर केवल इसी का था और सरफेस पर सारे के सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के थे। तो इसका मतलब P नोट A या P नोट वो ज्यादा है। अब जैसे इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मैंने ऐड कर दिया जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, तो सरफेस पर कुछ मॉलिक्यूल किसके आ गए, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसकी वजह से जो सरफेस पर वाटर के या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो कम हो गए। अब क्योंकि इनकी क्वांटिटी कम हो गई तो ये एस्केप भी कम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या हो गया, कम हो गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं PS, P सॉल्यूशन या PA, ठीक है बेटा, इसे P नोट से, इसे PS से या PA से। तो बात कर लेते हैं आगे। तो क्या हो गया हमारे पास, और PA फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन राउट्स लॉ स्टेट्स दैट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute at a given temperature। तो del P divide by P नोट A equal to chi B। Chi B is the solute, mole fraction of solute। तो P नोट A minus PA divide by P नोट A equal to chi B। यहां पे P नोट A minus PA क्या होगा, del P, that is lowering in the vapor pressure, and P नोट A minus PA divided by P नोट A equals the relative lowering in vapor pressure, and chi b is the mole fraction of solute। अब डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं इसका, P इक्वल टू P नोट A का ये और PA डिवाइड बाई, इस तरीके से हम करके इसका डेरिवेशन, जो आता नहीं है आपको फॉर्मूला याद है मैं पहले ही बता चुका हूं, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसको थोड़ा एस्केप कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खोला हुआ है इसको कि जो NB है, तो chi b क्या होता है, NB डिवाइड बाई Na प्लस NB, जो पहले आप पढ़ चुके हैं। अब NB क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। पर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो डिनोमिनेटर में जो Na प्लस NB है उसको हम रिप्लेस कर देंगे Na से, तो वहां फॉर्मूला चेंज होता है। तो देन P नोट A माइनस PA डिवाइड बाई P नोट इक्वल टू NB ओवर Na, या इसको W की फॉर्म में कर देंगे तो WB डिवाइड बाई ME डिवाइड बाई WA ओवर MA। तो इस तरीके से हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। अब राउट्स लॉ से हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन विच ओबेज राउट्स लॉ एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन।
आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो हमेशा राउट लॉ को ओबे करेंगे, तो दो सॉल्यूशन विच ओबेज राउट्स लॉ एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। फॉर आइडियल सॉल्यूशन पी ए इक्वल टू पी नोट ए का, ये जो राउट्स लॉ पढ़ा था लिक्विड लिक्विड के लिए, पी बी इक्वल टू पी नोट बी काई बी, एंड फॉर आइडियल सॉल्यूशन द enthalpy of mixing del H mixing is always 0, the volume of mixing is always 0, and the solute solute interaction and solvent solvent interaction, जो प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन है और जो प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन है वो सेम होगी जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, क्योंकि दोनों के बीच में वन डर वाल फोर्स होती है, एन हेप्टेन एंड एन ऑक्टेन फिर से वीक वन डर वाल फोर्स, बेंजीन एंड टॉलिन दोनों ही नॉन पोलर है, वन डर वाल फोर्स, ब्रोमो इथेन एंड आयोथेन डाइपोल डाइपोल मोमेंट, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउट्स लॉ एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो कहीं ना कहीं वेरिएशन डेविएशन शो करेंगे, यानी कि हर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पर राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, उन्हें बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नोट ए काई ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नोट बी काई बी, and del H mixing is not equal to 0, del V mixing is not equal to 0, and the interaction of solute solute and solvent solvent are also not equal to the solute solvent interaction। अब ये दो तरह के होते हैं, क्योंकि जब इक्वल नहीं है या तो ज्यादा होंगे या कम होंगे। जब ज्यादा होंगे तो उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, और जब कम होते हैं तो उन्हें बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन।